बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 मई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में दूध के दामों में इजाफा हो गया है। तो दूध के दाम बढ़ गए हैं। सुधा दूध के दाम में प्रति लीटर 2 से 3 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। फुल क्रीम दूध गोल्ड की कीमत प्रति लीटर 62 रुपए से बढ़ा करके 65 रुपए कर दिए गए हैं। सुधा शक्ति प्रति लीटर 55 रुपए से बढ़ करके 57 रुपए और गाय के दूध की कीमत 52 रुपए से बढ़ करके 54 रुपए हो गए हैं। दूध की कीमतों में यह बढ़ोतरी 22 मई से लागू होगी। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर। जी हां, आपको बता दूं कि पीएम मोदी 29 मई को पटना आएंगे। उसी शाम वे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री अगले दिन 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले उनका 30 मई को बिहार आने का कार्यक्रम था। चूंकि इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए मोदी के पटना में रात्रि प्रवास के दौरान भाजपा और एनडीए के अन्य सहयोगियों के वरिष्ठ नेताओं से मिलने की संभावना है। वहीं पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री विक्रमगंज में होने वाली विशाल रैली में बिहार को सौगातों की बरसात करेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी पटना सासाराम 4 लेन सड़क, बिहटा एयरपोर्ट टर्मिनल, वाराणसी रांची 6 लेन एक्सप्रेसवे और फिर 600 मेगावाट के नवीनगर थर्मल पावर प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। दोस्तों बिहार में हर साल बाढ़ आती है और हर साल बीमारी से लोगों की जान जाती है। लोग बीमारी से परेशान हो जाते हैं। अब बाढ़ में बीमारियां नहीं बढ़ेगी जब बीमारियां बाढ़ में परेशान नहीं करेंगी। सीएम नीतीश कुमार के ऑर्डर के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गई है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बाढ़ और सुखाड़ की समीक्षा के बाद बाढ़ सुरक्षात्मक कार्रवाई को लेकर के विभागों में सक्रियता बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। जब राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से बाढ़ से प्रभावित होने वाले जिलों को बाढ़ के पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाओं का भंडार सुरक्षित करने को कहा है। वहीं पर जिलों के सिविल सर्जन और फिर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा गया है कि बाढ़ की वजह से जहां जान माल का खतरा होता है, वहीं जल जनित बीमारी महामारी की भी आशंका होती है। इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं पर बारिश के मौसम में अस्पताल आने वाले बाढ़ पीड़ितों की समुचित इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल दवाओं की अस्पतालों में उपलब्धता रहे। दोस्तों अपना भारत देश में दुनिया का सबसे रसीला आम पाया जाता है। जी हाँ, इस आम की सुरक्षा इस तरह की जाती है कि आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आम के पेड़ की सुरक्षा, आम की सुरक्षा सीसीटीवी कैमरे में की जाती है और इस आम की कीमत अगर आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल बात यह है कि गर्मी का मौसम आम के शौकीनों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता है। जब बिहार के मसूरी ब्लॉक के कोरियावा गाँव में अब एक ऐसा आम उगाया जा रहा है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस खास आम का नाम है मियाजाकी आम, जिसे एग ऑफ सन यानी कि सूरज का अंडा कहा जाता है। इसकी गहरी रूबी लाल रंगत और फिर बेहद रसीला स्वाद इसे काफ़ी आमों से बिल्कुल अलग बनाता है। इस आम की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बिल्कुल भी रेशा नहीं होता। इसका स्वाद इतना मीठा और टेक्सचर इतना स्मूथ होता है कि जैसे मुंह में घुल जाए। इसके साथ ही इसमें एक खास सुगंध होती है जो इसे और भी खास बना देती है। हर मियाजाकी आम का वजन लगभग 350 से 550 ग्राम होता है और ये पूरी तरीके से नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। जहाँ रिपोर्ट्स के अनुसार मियाजाकी आम की कीमत 3 लाख रुपए प्रति किलो तक जाती है। जी हाँ, मियाजाकी आम 1 किलो आम की कीमत 3 लाख रुपए किलो है। 3 लाख रुपए किलो। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे महंगा आम कहा जाता है। बिहार में इस खास किस्म के आम की खेती के लिए पौधे बेंगलुरु से मंगाए जाते हैं। इसकी ऊंची कीमत को देखते हुए किसान इसे चोरी या फिर नुकसान से बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में उगाते हैं, जहाँ हर पौधे को बेहद देख रेख और फिर खास तकनीक से पाला जाता है जिससे इसकी गुणवत्ता बनी रहे। अभी बिहार में कुछ गिने चुने किसान ही इसकी खेती कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। जब बिहार वैसे भी अपने मालदा, जर्दालू, अम्रपाली और बिज्जू
काजू जैसे आमों के लिए जाना जाता है। लेकिन मियाज़ाकी की खेती के साथ अब बिहार दुनिया के सबसे महंगे आम उत्पादकों की सूची में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बताइए कि क्या आप इस तरह के आम को खाए हैं, यानी कि मियाज़ाकी आम का स्वाद आपने कभी चखा है, हाँ या ना, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नहीं चखे हैं तो क्या आपका ये सपना है कि 3 लाख रुपए किलो बिकने वाला आम का स्वाद आप चखना चाहेंगे, हाँ या ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हम तो आपको नहीं चखा सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में अगर इसकी काफ़ी ज़्यादा पैदावार हो, बिहार में खेती हो, तो कीमत उसकी कम हो सकती है। दोस्तों, दूरी के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर 1 हफ्ते में होगा। जो ACS सिद्धार्थ का ताबड़तोड़ एक्शन है, ये ACS सिद्धार्थ द्वारा ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार में शिक्षा विभाग इन दिनों बड़े पैमाने पर शिक्षकों के तबादले और फिर नियुक्ति की तैयारी में जुटा है। जानकारी के मुताबिक दूरी के आधार पर शिक्षकों के तबादले की सूची 1 सप्ताह के अंदर जारी की जा सकती है। विभाग में इसकी फाइल तेजी से आगे बढ़ रही है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। यह पहले भी इस आधार पर शिक्षकों, विशेषकर कि महिला शिक्षकों का तबादला किया जा चुका है और अब एक बार फिर से इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बार जिन शिक्षिकाओं के तबादले की बात हो रही है उनमें ट्राई 2 उत्तीर्ण 6167 महिलाएं शिक्षिकाएं शामिल है। इसके अलावा अन्य कैटेगरी की 4 तरह की शिक्षिकाएं भी तबादले की कतार में हैं। कुल मिलाकर के अब तक 29,000 से अधिक महिला शिक्षकों का विशेष आधार पर तबादला किया जा चुका है। हालांकि अभी भी कई कैटेगरी की शिक्षिकाओं को स्कूल आवंटित किया जाना बाकी है, जिस पर काम तेजी से चल रहा है। दोस्तों, निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विदेश नीति पर जमकर के निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने भारत का एक द्वीप श्रीलंका को दान में दे दिया था और राजीव गांधी ने श्रीलंका में आग लगा करके भारत और फिर श्रीलंका के रिश्ते खराब कर दिए थे। निशिकांत दुबे ने नेपाल और फिर म्यांमार को लेकर के भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब उनके इस बयान पर बुधवार को पप्पू यादव ने तीखा हमला बोला है। निशिकांत दुबे के इस बयान पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा है कि ये बयान देश विरोधी है, उनकी बातें पाकिस्तानी गद्दारों जैसी है। पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि क्या वे निशिकांत दुबे के बयान से सहमत हैं, ये सवाल किया है। उन्होंने मांग की है कि अगर सरकार इन बातों से सहमत नहीं है तो निशिकांत दुबे की संसद सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के डिबेट चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। कहा कि जगह तय कर लीजिए। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में मरीज के हाथ को चूहों द्वारा कुतरने को लेकर के तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग को आड़े हाथ लिया है। इस दौरान उन्होंने मंगल पांडे की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मंच और माइक तैयार कर लें, मुझे 1 दिन पहले बता दें कि कहाँ आना है। जी हाँ, पता चल जाएगा कि उन्होंने स्वास्थ्य के लिए कितना काम किया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल कर दिया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब मंत्री है लेकिन कभी भी किसी अस्पताल में रैंडमली जांच के लिए भी नहीं जाते हैं। हम जब थे तो फिर हमने मिशन 60 डेज चलाया था, औचक निरीक्षण करते थे, 700 डॉक्टर पर हमने कार्रवाई की थी। आज मेडिकल कॉलेजों की हालात क्या है, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा और फिर पूर्णिया को देख लीजिए। सभी की स्थिति कैसी है। आज स्वास्थ्य विभाग में माफिया हावी है जो अस्पताल के बेड को बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को कुछ पता नहीं है। तेजस्वी यादव ने इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है जब वे अचेत अवस्था में हैं। जब समय समय पर उनके अधिकारी पटना में कुछ जगहों पर हो रहे निर्माण का निरीक्षण करने के लिए लेकर के जाते हैं। इसके अलावा उन्हें गरीबी, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बदहाल, इन सभी चीज़ों पर मुख्यमंत्री को कुछ नजर नहीं आता है। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले वीआईपी चीफ मुकेश सहनी महागठबंधन और एनडीए दोनों को अपनी शर्तें बताते नजर आ रहे हैं। जब महागठबंधन में वे डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहते हैं तो फिर अब एनडीए में जाने के लिए भी वे कुछ खास चाह रहे हैं। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से खास बातचीत में कहा है कि वे बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं, बीजेपी के लिए जान देने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने बीजेपी के सामने बड़ी शर्त रखी है। मुकेश सहनी ने कहा है कि पीएम से बिहार में सुप्रीम कोर्ट में निषाद
समाज को आरक्षण मिलेगा तो फिर हम बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। निषाद समाज को आरक्षण दे दे, हमसे प्राण भी मांगा जाएगा तो फिर हम दे देंगे। बीजेपी जो बोलेगी हम कर देंगे। जब हम जान देने के लिए तैयार हैं तो महागठबंधन करना, साथ जाना तो फिर बहुत छोटी सी बात है। मुकेश सहनी ने आगे कहा है कि बीजेपी नेता हमसे मिलना चाहते हैं, उनकी नाव फंसी हुई है। जब उनको मालूम है कि मल्लाह का बेटा नहीं आएगा तो फिर उनकी नाव डूब जाएगा। बीजेपी प्रयास कर रही है कि हम उनके साथ जाएं। हमको साथ लेने के लिए बीजेपी के नेता हमारे नेताओं से, मेरे दोस्तों से मिलते हैं। हम मुंबई जा रहे थे, दोनों बीजेपी के और जहाज में मेरे पास आ गए हमसे बात करने के लिए, हालांकि हम बात नहीं किए। उन्होंने कहा है कि निषाद समाज के बच्चों का भविष्य अच्छा हो, इसके लिए हमारी पार्टी का गठन हुआ है। निषाद आरक्षण के लिए 2014 से हम संघर्ष कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में हम 60 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। महागठबंधन सरकार बनने पर डिप्टी सीएम बनूंगा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन विधानसभा चुनाव लड़ेगा और फिर सरकार बनाएगा। महागठबंधन में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। हालांकि इससे पहले प्रेस वार्ता में मुकेश सहनी ने कहा था कि मेरे और फिर तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव महागठबंधन लड़ेगा। दोस्तों, बिहार में सुधा दूध का दाम बढ़ा गया है, यानी कि कॉम्फेड ने सुधा डेयरी दूध की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नई दरें आज 22 मई से लागू हो जाएगी। नई कीमतों में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब इस पर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि पहले सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए गए, फिर आज दूध के दाम भी बढ़ा करके बिहार की जनता की जेब पर डाका डाल रही है। यह डबल इंजन सरकार, इन लोगों के दो चेहरे हैं। नकली चेहरा मंच से बड़ी बड़ी बातें करता है और असली चेहरा लोगों की जिंदगी मुहाल कर देता है। गरीब कैसे 2 वक्त की रोटी बनाएगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। दरअसल सुधा ने अपने प्रोडक्ट पर दाम बढ़ा दिए हैं। सुधा गोल्ड फुल क्रीम की कीमत 62 रुपए से बढ़ा करके 65 रुपए कर दिया गया है प्रति लीटर के हिसाब से। वहीं पर 55 रुपए में मिलने वाला सुधा शक्ति दूध अब 57 रुपए में मिलेगा। सुधा गाय के दूध की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। नई दर के मुताबिक सुधा गाय का दूध अब 54 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पहले इसकी कीमत 52 रुपए थी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है और फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही है। इस बार मुकाबला न सिर्फ एनडीए और फिर महागठबंधन के बीच कांटे का होगा, बल्कि महागठबंधन के भीतर भी दलित और फिर अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। महागठबंधन में शामिल आरजेडी और फिर कांग्रेस दोनों दल इस वर्ग को साधने में लगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते 5 महीने में 5 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। उनका मकसद कांग्रेस के परंपरागत दलित और फिर अति पिछड़ा वोट बैंक को फिर से हासिल करना है। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए इसी वर्गों को निशाना बना रहे हैं। जब कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है। 1990 के दशक में जहां उसका वोट शेयर करीब 25% था, वहीं अब घट करके 9.5% रह गया है। जब राहुल गांधी की सक्रियता और फिर संगठनात्मक बदलाव पार्टी को कितनी मजबूती देंगे, इसका फैसला आने वाले चुनाव परिणाम करेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की युवा छवि और फिर आरजेडी का मजबूत जमीनी संगठन उन्हें एक प्रमुख चेहरा बनाता है। लेकिन अंदरूनी खींचतान के चलते महागठबंधन को वोटों के बिखराव का खतरा सता रहा है। इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच एनडीए इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। बीजेपी और जेडीयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास, राष्ट्रवाद और धर्म के एजेंडे को सामने रख करके मतदाताओं को लुभा रहे हैं। चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एनडीए में शामिल होने से पासवान समुदाय पर उनकी पकड़ और मजबूत हुई है। नीतीश कुमार की महादलित नीति भी दलित समुदाय में प्रभाव छोड़ चुके हैं। बीजेपी ने सभी सीटों पर सर्वे शुरू कर दिया है और सीटों के बंटवारे को लेकर की रणनीति अंतिम चरण में है। वहीं महागठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर भी असमंजस्य है। सबसे बड़े घटक दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को स्वाभाविक मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व वाली प्रणाली में अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान से ही होगा। वहीं पर कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने आरजेडी पर भरोसा की कमी जाहिर की है। उनका कहना है कि सीट बंटवारे में सम्मानजनक हिस्सेदारी जरूरी है। एक पूर्व मंत्री ने याद दिलाया है कि 2010 में कांग्रेस और फिर आरजेडी का गठबंधन इसलिए टूटा था क्योंकि आरजेडी कांग्रेस को पर्याप्त सीटें देने को तैयार नहीं थी और फिर से जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। अब देखना होगा कि क्या महागठबंधन आपसी मतभेद भुला करके एकजुट हो पाता है या फिर ये आपसी खींचतान एनडीए को फायदा पहुंचाने का मौका देती है।
दोस्तों बिहार में चुनाव को देखते हुए सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। पोस्टर के जरिए निशाने साधे जा रहे हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के जवाब में पार्टी राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगाह किया है। राजद के पोस्टर में दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने की चाहत है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सावधान रहना चाहिए। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी की तस्वीरें लगाई गई है। राजद ने चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ही शुद्ध देसी बिहारी है, बाकी तो बहारी है। आगे कहा गया है कि चिराग पासवान मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। राजनीति का चिराग जलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा गया है कि ये लोग आपको धोखा देते आए हैं, बुझ जाइए चाचा। सम्राट चौधरी के मन में भी लड्डू फूट रहा है। पोस्टर में जलते हुए दीप को फूंक मार करके बुझाते हुए दिखा गया है, जब बताने की कोशिश की गई है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताकत राजद को बताया गया है। राजद नेत्री संजू कोहली की तरफ से एलजेपीआर के जवाब में पोस्टर लगाया गया है। एलजेपीआर के शेखपुरा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने पोस्टर लगाया था। पोस्टर में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विकल्प बताने की कोशिश की गई थी। दावा किया गया था कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिल गया है। अभी इसी को लेकर के पोस्टर वार शुरू हो गया है, जहां पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए वार कर रहे हैं। दोस्तों बिहार के एक स्कूल में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बिहार के वैशाली जिले के गौरोल प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटोलिया में एक जमीन दाता ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। स्कूल में तालाबंदी के बाद स्कूली छात्र स्कूल के बाहर घंटों बैठे रहे। इस बात से आक्रोशित ग्रामीणों ने वहां प्रदर्शन भी किया। इधर स्कूल में तालाबंदी और फिर विद्यालय के बाहर बैठे छात्रों की सूचना जैसे ही प्रशासनिक अमलों को लगी तो फिर उनके कान खड़े हो गए। स्कूल के बाहर हंगामे की सूचना भी अधिकारियों को मिली, लिहाजा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और फिर सीईओ तुरंत मौके पर पहुंच गए। बिहार के इस स्कूल में भूस्वामी द्वारा तालाबंदी करने की वजह से भी काफी हैरान करने वाली है। जब बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर स्कूल का निर्माण हुआ है वह पूर्व मुखिया है। भूस्वामी तत्कालीन मुखिया ने 60 वर्ष पहले 25 डिसमिल जमीन दान किया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी तक इसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई है। अब भूस्वामी के बेटे और फिर पोते का कहना है कि विभाग या तो जमीन की रजिस्ट्री करवाएं या फिर जमीन खाली कर दे। इसी बात को लेकर के भूस्वामी की तरफ से तालाबंदी कर दी गई है। दोस्तों महिलाओं के लिए कांग्रेस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि महागठबंधन की सरकार अगर बनेगी तो हर माह 2500 रुपए मिलेंगे महिलाओं को। आपको बता दूं कि मिशन 2025 के लिए कांग्रेस एक्शन मोड में है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलका लांबा और फिर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मौजूद रहे। जब कांग्रेस ने ऐलान किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर माई बहन मान योजना बिहार में लागू की जाएगी। अलका लांबा ने कहा है कि गरीबी, महंगाई और फिर बेरोजगारी को कम करने का कांग्रेस प्रयास करेगी। जब परेशानियों से जूझ रही महिलाओं को योजना के जरिए आर्थिक सहायता मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए अलका लांबा ने बताया है कि उन्होंने आधी आबादी को पूरा हक देने की मुहिम शुरू किया था। जब कांग्रेस भी राजीव गांधी के संकल्प को पूरा वचनबद्ध है। जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि महिलाओं के लिए सम्मान की बात है। महागठबंधन की सरकार बनने पर माई बहन मान योजना का लाभ महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि माई बहन मान योजना का फायदा पहुंचाने के लिए फॉर्म जारी होगा। यह फॉर्म पर नाम, जगह, धर्म और फिर जाति का जिक्र होगा। वहाँ पर अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल नंबर भी जारी किया गया है। राजेश राम ने बताया है कि महागठबंधन की बैठक में माई बहन मान योजना शुरू करने का फैसला किया गया था। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। दिल्ली में बीजेपी ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया था। वहाँ पर सरकार बनने के बाद आधी आबादी से छल किया गया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास करेगी। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी बिहार पर मेहरबान हुए हैं। 2 दिन में 4 सौगातें देने वाले हैं। जब पटना गया जी को नई उड़ान मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार के लिए खुशखबरी का तूफान आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 30 और फिर 29 और 30 मई को 2 दिन के लिए बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान बिहार को 4 मेगा सौगातों से नवाजेंगे। जब पटना एयरपोर्ट का चमचमाता नया टर्मिनल, बिहटा में नया एयरपोर्ट, पटना गया डोभी 4 लेन हाईवे का उद्घाटन और फिर नवीनगर में 29,947 करोड़ की लागत से बनने वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। ये सौगातें बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी और फिर बिजली की ताकत बढ़ेगी, बल्कि पर्यटन उद्योग और फिर रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे।
दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने के लिए दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। केंद्र ने यह भी कहा है कि चैरिटी हर धर्म का हिस्सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी के लिए भी ये जरूरी नहीं है। जब मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन ने दलीलें दी। कल केंद्र का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच के सामने एसजी तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं की उस आपत्ति पर जवाब दिया जिसमें कहा गया है कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट्स के अनुसार एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जब तक मैंने रिसर्च नहीं की थी तब तक मुझे इस्लाम धर्म के इस हिस्से के बारे में नहीं पता था कि वक्फ इस्लामिक अवधारणा है, लेकिन ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि चैरिटी का कॉन्सेप्ट हर धर्म में मौजूद है, ईसाई धर्म में भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी के लिए भी ये जरूरी नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि हिंदू में भी दान देने जैसी चीजें हैं और सिख धर्म में भी ऐसा ही है, लेकिन किसी भी धर्म में इसे जरूरी नहीं बताया गया है। यहाँ एसजी मेहता ने कहा है कि अगर मान ले कि मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है और वह वक्फ नहीं कर पाते तो फिर क्या वह मुस्लिम नहीं होंगे? ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया एक परीक्षण है, ये निर्धारित करने के लिए कि कोई प्रथा आवश्यक धार्मिक प्रथा है या नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म में चैरिटी करना जरूरी नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि वक्फ बाय यूजर मौलिक अधिकार नहीं है, इसे 1954 में कानून द्वारा मान्यता दी गई थी और इससे पहले बंगाल एक्ट में उन्होंने इस फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई अधिकार विधायी नीति के रूप में कानून द्वारा प्रदान किया गया है तो फिर उसे राज्य द्वारा हमेशा के लिए छीना जा सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सास और होने वाले दामाद की खबर से तो लोग वाकिफ ही थे, लेकिन बिहार से भी एक अनोखी खबर सामने आई है। यहाँ एक समधी और समधन लव मैरिज करने के लिए कोर्ट पहुँच गए। जैसे ही दोनों को इस बात की जानकारी लगी तो फिर लोगों ने दोनों समधी और समधन की जमकर के पिटाई कर दी। जब पूरा मामला सासाराम जिले के निबंधन कार्यालय में सामने आया है, जहाँ पर उस समय अजीब गरीब स्थिति हो गई जब एक 3 बच्चों का बाप और फिर 4 बच्चों की माँ शादी करने कोर्ट पहुंच गए। दोनों के परिजनों को जब इस बात की भनक लगी तो फिर वे लोग भी कोर्ट पहुंच गए और इसके बाद बीच सड़क पर ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। मामला बिहार के सासाराम नगर थाना क्षेत्र के पुरानी जीटी रोड का है। आपको बता दूं कि दोनों रिश्ते में समधी और समधन होने वाले थे। शिव सागर थाना क्षेत्र के धनवा गाँव के रहने वाले दयाशंकर राम और अपनी पुत्री की शादी डालमिया नगर थाना क्षेत्र के न्यू डिलिया निवासी धर्मशिला देवी के पुत्र के साथ तय किए थे। 1 साल पहले दोनों पक्ष में शादी तय हुई, लेकिन इस बीच लड़की के पिता दयाशंकर सिंह और फिर लड़के की मां धर्मशिला देवी के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले दोनों ने कहीं मंदिर में शादी भी कर ली है और मंगलवार को कोर्ट में शादी करने के लिए पहुंच गए थे। वहीं पर शादी की भनक मिलते ही मौके पर पहुंचे दोनों पक्ष के परिजनों ने आरोप प्रत्यारोप के बीच एक दूसरे पर चप्पल जूते की बौछार कर दी। बीच सड़क पर हो रहे इस ड्रामे को पास में मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोकना चाहा, लेकिन फिर भी दोनों की ऊपर जूते चप्पल चलते रहे। इस दौरान लगभग 1 घंटे तक बीच सड़क पर ड्रामा चला और फिर दयाशंकर राम की चप्पलों से जम करके धुनाई करती गई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रशांत किशोर के पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है? जी ये कहना मेरा नहीं है। दरअसल बात यह है कि बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह ने प्रशांत किशोर को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की डिग्री पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर के पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री नहीं है, जो उनसे अधिक पढ़े लिखे लोग उनकी पार्टी में है। राजद आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बातचीत में कहा कि प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर जो सवाल उठाते हैं ये उनका हक नहीं है। प्रशांत किशोर को पहले प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगनी चाहिए, क्योंकि वे लगातार कहते हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री उन्होंने ही बनाया है। प्रशांत किशोर को अपनी डिग्री भी सार्वजनिक करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि अगर वे ग्रेजुएट है तो अपनी डिग्री सार्वजनिक करें। जब वे खुद ही कम पढ़े लिखे हैं तो फिर दूसरों की डिग्री पर सवाल क्यों उठाते हैं? अगर शैक्षणिक योग्यता ही राजनीति करने का मापदंड है तो फिर प्रशांत किशोर कभी नेता नहीं बन सकते हैं। उनकी पार्टी में उनसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। वहीं पर उन्होंने प्रशांत किशोर के बिहार बदलाव यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि वे एक इवेंट मैनेजर है, जब वे केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। उनकी पार्टी में सभी फ्यूज बल्ब है। इन लोगों के लिए राजनीति सेवा का माध्यम नहीं, एंटरटेनमेंट की साधन है।
दोस्तों प्रशांत किशोर ने 20 मई को जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की। वह जब जेपी के पैतृक गांव पहुंचे तो फिर पता चला है कि उनके घर का बिजली कनेक्शन कटा हुआ है, यह क्योंकि बिहार सरकार ने 4 लाख रुपए का बिजली बिल नहीं जमा किया। प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को मीडिया के माध्यम से उठाया और फिर इस खुलासे का असर पटना में हुआ। जेपी के सबसे बड़े अनुयायी माने जाने वाले सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने मामले में कुछ घंटे बाद ही छपरा प्रशासन हरकत में आ गई। सुबह होते ही जिला प्रशासन ने जेपी के पैतृक घर में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। जब सिताब दियारा के स्थानीय लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। इसके साथ ही पानी का स्तर नीचे जाने की वजह से वहां पानी का आपूर्ति नहीं हो पा रहा था। प्रशांत किशोर के जाने के बाद वहां पानी का कनेक्शन भी लगाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर किसके आदेश से जेपी के घर के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई थी। जिस जेपी के नाम पर बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जैसे नेता 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए सरकार इतना ही सम्मान कर पाई कि उनके घर की बिजली कनेक्शन काट दिया। दोस्तों भारत में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति इस समय नियंत्रण में है, लेकिन विशेषज्ञों ने आने वाले समय में मामलों में संभावित वृद्धि को लेकर के सतर्कता बरतने की सलाह दी है। 19 मई 2025 तक देश में सक्रिय मामलों की संख्या 257 है। इनमें से अधिकांश मरीज हल्के लक्षणों से पीड़ित हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। यह कोरोना की स्थिति को लेकर के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, आपातकालीन चिकित्सा राहत आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, ICM और फिर केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ये बैठक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई। जब बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि देश में फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन नजर रखने और फिर पूर्व तैयारी की आवश्यकता बनी हुई है। दोस्तों AIMIM नेता वारिस पठान ने एक बार फिर से दोहराया है कि हम सेना के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि हम देश के प्राउड भारतीय मुसलमान हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व है। उन्होंने कहा है कि हम हमेशा देश के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। PM नरेंद्र मोदी का जिक्र करके उन्होंने कहा है कि अगर मोदी PM है तो फिर क्या सिर्फ BJP के हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। वारिस पठान ने कहा है कि हम किसी को खुश करने के लिए, देशभक्ति दिखाने के लिए या फिर चमचागिरी करने के लिए नहीं है। मोदी वारिस पठान के भी प्राइम मिनिस्टर है। हम देश के साथ खड़े हैं तो फिर का मतलब ये नहीं है कि किसी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। हम देश की सेना के साथ खड़े हैं, किसी का A टीम, B टीम या फिर C टीम होने का सवाल नहीं है। वहीं पर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा है कि सेना ने पाकिस्तान पर घुस करके उनके गर्म से दहशतगर्दियों का खात्मा कर दिया। जो बचे खुचे हैं उनका भी हो जाएगा। दोस्तों बिहार में इन दिनों प्री मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है। उत्तर बिहार के लगभग सभी जिले में और दक्षिण बिहार के भी कई जिले में लगातार बारिश की दर्ज की जा रही है। जब कल भी बिहार के कई सभी जिलों में बादल छाए रहने के साथ साथ कई जिलों में बारिश और वज्रपात की घटना घटी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के पूर्वी इलाकों सहित 17 जिलों में तेज हवा, बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की बड़ी चेतावनी जारी की गई है। इन 17 जिलों में 3 जिले पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिन जिलों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, इन जिलों के अधिकांश हिस्सों में ओलावृष्टि, तेज हवा और अधिक बारिश दर्ज की जा सकती है। हम आपको जो अभी जिला बताने वाले हैं, यहाँ आपको बता दें कि इसके साथ ही पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, खगड़िया, जमुई, मुंगेर और फिर बांका जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें तेज हवा के साथ हल्की या फिर मध्यम स्तर की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले हलचलें तेज हो गई है। कई तरह की गतिविधियां देखने को मिल ही रही है। इस बीच नवादा में शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री लोजपा चिराग पासवान दोनों युवा नेता पहुंचे थे। इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई, एक दूसरे को गले लगाया और गर्मजोशी के साथ हाथ भी मिलाया। इसके अलावा हालचाल भी पूछा। आपको बता दूं कि दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद कयासों का सिलसिला लगातार तेज हो गया था। जब बिहार की राजनीति करवट लेने वाली है, इसे लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था, तो फिर वहीं पर अब RJD की ओर से इस मुलाकात के बाद एक पोस्टर जारी किया गया है जिसने सियासी खलबली मचा दी है। दरअसल उस पोस्टर के जरिए बड़ा निशाना साधा गया है। RJD के पोस्टर में दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और डिप्टी CM सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने की चाहत है। ऐसे में नीतीश कुमार को सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सर्वे में CM नीतीश कुमार कितने नंबर पर? जनता की पहली पसंद कौन है? ये सर्वे हुआ है, हम आपको भी इसके बारे में बताएंगे।
दरअसल बात यह है कि बिहार में आगामी चुनाव को लेकर के राजनीतिक बाजार सज चुका है। पक्ष विपक्ष के नेता अपने अपने गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं, वही संभावनाओं की सियासत पर चर्चा जारी है। इसी क्रम में एक सर्वे कराए गए हैं। ये सर्वे ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला है। यह सर्वे में 243 में से 194 निर्वाचन क्षेत्रों के 5145 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। सर्वे में महिलाओं का झुकाव एनडीए की ओर है, जबकि पुरुष महागठबंधन को पसंद करते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि उल्लेखनीय रूप से नीतीश कुमार महिला मतदाताओं के बीच पसंदीदा विकल्प बनकर के उभरे हैं। आंकड़े के बारे में बात किया जाए तो तेजस्वी यादव युवा मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 18 से 29 आयु वर्ग के 44.6% लोग एनडीए को वोट देने के लिए इच्छुक हैं। हालांकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के लिए उनकी पहली पसंद बने हुए हैं। जी हाँ, जिन्हें इस आयु वर्ग में 42% लोगों का समर्थन प्राप्त है। जी हाँ, 42% युवाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही होना चाहिए। वहीं पर नीतीश कुमार को युवा मतदाताओं के बीच 27% लोगों का समर्थन मिला है। वहीं पर युवा और लिंग वरीयताओं पर ध्यान केंद्रित के बारे में अगर बात किया जाए तो सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि तेजस्वी यादव बुजुर्ग मतदाताओं के बीच भी लोकप्रियता है। 30 से 39 आयु वर्ग के वाले और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। इसके विपरीत नीतीश कुमार 40 से 59 वर्ग की आयु वाले लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। ये आयु आधारित पसंद चुनाव परिणामों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। महिलाओं के बारे में अगर बात किया जाए तो महिला किसके पक्ष में है, तो आपको बता दूं कि सर्वेक्षण के नतीजे में महिलाओं की राय प्रमुखता से सामने आई है। जब महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा लगभग 60% ने एनडीए को वोट देने की इच्छा जताई है। इसके अलावा इनमें से लगभग आधी महिलाओं का मानना है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, जबकि तेजस्वी यादव को 31% महिला उत्तरदाताओं का समर्थन मिला है। वहीं पर सर्वेक्षण में पुरुषों की राजनीतिक झुकाव पर भी गौर किया है। जब पुरुष उत्तरदाताओं में से 45.8% लोग तेजस्वी यादव को अगले मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। ये महिलाओं की प्राथमिकताओं के विपरीत है और बिहार में राजनीतिक विकल्पों में लिंग आधारित भिन्नता को उजागर करता है। वहीं पर गठबंधन की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और फिर बीजेपी एनडीए गठबंधन बनाते हैं, जबकि तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन के बैनर तले गठबंधन करते हैं। ये गठबंधन इस साल अक्टूबर और फिर नवंबर के बीच होने वाले आगामी चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में इस बार गर्मी की छुट्टी सिर्फ मौज मस्ती का मेला नहीं बल्कि गणित की कमजोर कड़ियों को मजबूत करने का सुनहरा मौका लेकर के आ रही है। शिक्षा विभाग ने एक सनसनीखेज पहल की घोषणा की है। 2 जून से 21 जून 2025 तक चलने वाले मैथ समर कैंप में कक्षा 5 और फिर 6 के उन बच्चों को गणित का जादू सिखाया जाएगा जिन्हें जोड़ घटाव और फिर गुना भाग में पसीने छूटते हैं। प्रथम संस्था के सहयोग से गाँव-गाँव टोला तक पहुँचने वाली इस क्रांतिकारी योजना से बिहार के बच्चे गणित से डरना नहीं, दोस्ती करना सीखेंगे। जहाँ शिक्षा विभाग ने एसियर टूल्स के जरिए उन बच्चों की पहचान कर ली है जिन्हें बुनियादी अंक गणित जैसे जोड़ घटाव गुना भाग या फिर भिन्न में दिक्कतें हैं। इन चिन्हित बच्चों को विशेष निमंत्रण भेज करके कैंप में बुलाया गया है। यह कैंप सुबह 7 से 9 बजे और फिर शाम 5 से 7 बजे की 2 शिफ्ट में चलेगा। जहाँ हर बैच में सिर्फ 15 बच्चे होंगे ताकि हर छात्र को व्यक्तिगत ध्यान मिले। जब बच्चों की सहूलियत के लिए गाँव और फिर मोहल्लों में ही कैंप लगाए जाएंगे। चटाई पर बैठ कर के बच्चों को बीज गणित के सूत्र नहीं रटाए जाएंगे। इसके बजाय 60 से 90 मिनट की हैंड्स ऑन गतिविधियों के जरिए भिन्न माप और फिर ज्यामिति को कमजोर खेलों के माध्यम से समझाया जाएगा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवान संतोष यादव के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। संतोष यादव भागलपुर जिला के इस्माइलपुर बिट्टा गांव के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। वह इस घटना से काफी मर्माहत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीर सपूत शहादत पर उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शहीद जवान संतोष यादव के निकटतम परिजनों को राज्य सरकार की ओर से अनुमानीय सम्मान राशि दी जाएगी। साथ ही साथ शहीद जवान संतोष यादव का राज्य सरकार की ओर से पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
दोस्तों बीएसईबी ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल हुए छात्रों की मार्कशीट और प्रोविजनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीओ के कार्यालय में भेज दिए हैं। जब अब इन दस्तावेजों को स्कूल के प्रिंसिपल जिला शिक्षा कार्यालय से लेंगे और फिर अपने स्कूल में के छात्रों को देंगे। जो भी छात्र इस साल इंटर परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे वह अपने विद्यालय से संपर्क करें और वहां से अपनी मार्कशीट और फिर प्रोविजनल सह माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें। यह दस्तावेज आगे की पढ़ाई, कॉलेज एडमिशन या फिर अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों दिल्ली में 25 मई को 21 एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। इसमें सुशासन, नक्सल विरुद्ध कार्रवाई, जातिगत जनगणना, ऑपरेशन सिंदूर और फिर बिहार के लिए चुनावी रणनीति पर चर्चा हो सकती है। ये बैठक अशोक होटल में होगी जिनमें 21 एनडीए शासित राज्यों और फिर केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और फिर केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर गृह मंत्री अमित शाह शामिल रहेंगे। दोस्तों बिहार के बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस की नौकरी छोड़ करके बिहार लौटे आनंद मिश्रा प्रशांत किशोर का साथ छोड़ करके जनसुराज पार्टी से कहीं चल दिए हैं। कहां इस पर अटकलें हैं। आनंद मिश्रा ने जनसुराज पार्टी के युवा अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने उनकी जगह पर मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर शांतनु को यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया है। यह चर्चा है कि विधानसभा लड़ने के लिए आनंद मिश्रा फिर भाजपा के शरण में है, जिसके भरोसे हुए आईपीएस की नौकरी छोड़ करके 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे। आनंद मिश्रा जनसुराज पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य थे, लेकिन कुछ दिनों से पार्टी के कार्यक्रमों और फिर बैठकों में नहीं पहुंच रहे थे। कोर कमेटी ने जब पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह को जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना तो वे उस बैठक और फिर नाम की घोषणा से भी गायब रहे। आनंद मिश्रा 2024 का लोकसभा चुनाव बक्सर से निर्दलीय लड़े थे। भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी थी, लेकिन बाजी मिथिलेश तिवारी ने मारी। मिथिलेश दूसरे नंबर पर रहे जबकि आनंद मिश्रा चौथे नंबर पर रहे। आनंद मिश्रा अच्छी खासी आईपीएस की नौकरी छोड़ करके राजनीति में कूदे हैं और जब से लौटे हैं बक्सर के गली मोहल्ले में धूल मिट्टी फांक रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे में आनंद मिश्रा भले ही चौथे नंबर पर रहे, लेकिन ददन पहलवान समेत सारे निर्दलियों से बहुत आगे थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।